So first of all, I would like to introduce myself. My name is Vikram Pratap Singh. I am an MSME expert. The today's topic is for the civil score for the individuals and MSMEs. जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी एक सिविल स्कोर क्या होता है। सिविल स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप लोग भी सुनते होंगे कि कहीं आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारा कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा सिविल स्कोर क्या है। मतलब हम हमारे पास इनकम बहुत अच्छी है, सोर्सेज बहुत अच्छे हैं रीपे करने के, लेकिन कभी ना कभी ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी भी एक चीज की वजह से, किसी भी एक छोटे से एरर की वजह से हमारा सिबिल स्कोर इम्पैक्ट किया होगा, जिसकी वजह से सारी चीजें होने के बावजूद भी हमें बैंक से प्रॉपर तरीके से या फिर जितना हमें रिक्वायर्ड है वो हमें लोन नहीं मिल पाता है। तो बस उन्हीं चीजों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग टुडे कि व्हाट इज सिबिल स्कोर फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर द एमएसएमईज, हाउ कैन वी करेक्ट द सिबिल स्कोर, हाउ कैन वी चेक द सिबिल स्कोर, एंड व्हाट आर द प्रोसेस मतलब टू इम्प्रूव आवर सिबिल स्कोर। मान लीजिए इफ देर इज सम स्कोर, मतलब कोई एक सर्टेन हमारा स्कोर हो गया, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज वेबिनार की इंट्रोडक्शन टू द क्रेडिट स्कोर, अंडरस्टैंडिंग द सिबिल स्कोर एंड सिबिल रैंक, हाउ टू चेक द इंडिविजुअल सिबिल स्कोर एंड सिबिल रैंक, इम्पैक्ट ऑन एमएसएमईज। मतलब जनरली क्या है, आजकल आज के टाइम में मैक्सिमम अराउंड देयर आर 6.3 करोड़ ऑफ एमएसएमईज हु आर वर्किंग फॉर द बिजनेस, हु आर वर्किंग देयर बिजनेस इन वेरी स्मॉल स्केल एंड फॉर बिगर स्केल। तो उनके लिए सिबिल रैंक का क्या रोल है, क्योंकि कोई भी अगर पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, देयर इज अ मच नीड ऑफ अ लोन फॉर इट। बिना लोन के वो आगे काम नहीं कर सकता, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सारा कुछ इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। दे रिक्वायर सम फंडिंग फ्रॉम द बैंक, उनको बैंक से फंडिंग की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है कि वो सारी चीजें अरेंज कर लेते हैं, फंड्स मतलब सिक्योरिटी कोलेटरल है नहीं है, सारी चीजों पे अगर वो अरेंज कर लेते हैं, लास्ट में एक इशू यहाँ आता है कि जो उनका सिबिल स्कोर होता है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से जो बैंक के जो पैरामीटर्स है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको सेट या उनको मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है, सिविल स्कोर होता क्या है, हम उनको सही कैसे करें, और हम एक अच्छा सिविल स्कोर कैसे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट स्कोर। व्हाट इज अ क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर क्या होता है? जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि देयर आर सम स्कोरिंग्स। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर है। क्रेडिट स्कोर जनरली एक इंडिविजुअल का होता है, जैसे मैं हूँ, आप हो, आपका एक इंडिविजुअल है। कोई अगर फ्रेश है जिसने कभी कोई लोन नहीं ले रखा है, या जिसने कोई, सिर्फ लोन से नहीं होता है। आपका क्रेडिट कार्ड है, आपने कोई पर्सनल लोन लिया, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी है, एक छोटा सा 10,000 का, अगर आप आज के टाइम पे अगर आप किसी भी शॉप पे जाके आज के टाइम पे अगर आप फोन भी लेने का ट्राई करते हैं, अगर वो 5,000 का भी फोन है, उसके लिए भी अगर वी आर टेकिंग एनी लोन, उसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी कहते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते हैं, उसमें अगर वो 1 रुपए के भी अगर डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट हमारे सिबिल पे बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आगे आने वाली चीजें, आगे आने वाली किसी भी चीज में हम कोई फंडिंग ले रहे हैं, छोटी सी बड़ी सी, कोई एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड भी अगर ले रहे हैं, तो वो उस स्कोर की वजह से हमारा इफेक्ट करता है। हमें ये पता नहीं चलता है कि आगे उसका क्या इफेक्ट होने वाला होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं, आज उनके पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो उसको पे ऑफ नहीं करते हैं। पर बाद में जब कभी वो फंड्स अरेंज कर लेते हैं या फिर कुछ बड़ा करने का प्लान करते हैं, तो उनके पास फंड्स नहीं, मतलब फंड्स अरेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कभी पास्ट में उन्होंने एक सिविल में डिफॉल्ट किया होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ स्कोर्स मैंने बना रखे हैं। मतलब मैंने क्या बना रखे हैं वो तो डिफाइन किया गया है सिविल द्वारा, कि 300 से लेकर 900 तक एक स्लैब सेट किया गया है, जो कि सिविल का स्कोर कहा था। अगर आपका मान लीजिए 300 से 400 के बीच में, तो 300 से 400 के बीच का स्कोर है, वो बिल्कुल बहुत ही बेकार स्कोर होता है, जिसको कोई भी कंसिडर नहीं करेगा। आप मतलब आपका स्कोर देखते ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका लोन। अगर आपका 410 से 519 है, तो उसको भी खराब ही मानते हैं। 520 629 है, तो वो फेयर माना जाए। कहीं कहीं क्या होता है कि मिनिमम 650 तक का सिविल स्कोर ले लिया जाता है विद सम। मान लीजिए आपका कुछ कुछ डिलेड है, मान लीजिए 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन का अगर कोई डिले है, तो आप एक सर्टेन काइंड ऑफ एक रेक्टिफिकेशन या फिर एक एक्सप्लेनेशन
आप अगर अपने लेंडर को, जो लेंडर है जिनसे हम लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, ये सारी चीजें अगर ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपका स्कोर 630 से 759 है तो उसको गुड माना जाता है। लेकिन अगर आपका 740 से 850 या 900 है, तो वो स्कोर एक्सेलेंट होता है, उसको कोई भी बैंक किसी भी वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकता है। आपको तो लोन मिलना ही है अगर आपका स्कोर 750 से 850 तक है तो। अब मैं बात करता हूँ सिविल स्कोर डिपेंड किन चीजों पे करता है। जो सिविल स्कोर होता है सर, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। मतलब प्रीवियसली जो आपने अपने पिछले टाइम में जो भी आपने लोन लिया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कि लोन्स की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, आपका पेमेंट का पैटर्न कैसा है। कोई भी हम लोन लेते हैं तो या तो उसका हमें मंथली इंटरेस्ट पे करना होता है, या फिर हमें उसका एक सर्टेन मंथली ईएमआई पे करना होता है। या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको एक जितना आपने परचेज किया है वो 90 डेज के अंदर या 55 डेज के अंदर, वो सारे क्रेडिट कार्ड्स का अलग अलग होता है, आपको वो अमाउंट पे करना होता है। अदरवाइज आप पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। और जितना आप डिले करते रहेंगे, वो एक एक दिन का डिले सिबिल में काउंट होता रहता है। और जनरली क्या होता है, 30 डेज से 45 डेज के अंदर वो जो आपका जो स्कोर होता है, मतलब जो आपका डिफॉल्ट हुआ, वो जो लेंडर होता है वो सिबिल को देता है रिपोर्ट करने के लिए। जिसकी वजह से क्या है, जो आपका स्कोर है वो डिक्रीज होने लगता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हाई सिविल स्कोर होता है, जिनका बहुत अच्छा सिविल स्कोर होता है, उनके लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं। उनके लिए बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर वो किसी पर्सनल लोन्स या फिर वर्किंग कैपिटल लोन, एमएसएमई या कार लोन, इन सब चीजों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जल्दी से मिल जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और जो लोन अप्रूवल्स उनके होते हैं उसमें ज्यादा कोई हिंड्रेंस नहीं आते, मतलब कोई रुकावट टाइप की नहीं आती है। तो वो चेक करने के लिए सिबिल स्कोर आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। आपको ये है कि आप टाइम टू टाइम, आजकल पेटीएम वगैरह अगर आप लोग चलाते होंगे, तो पेटीएम में आप जाएंगे तो क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन आता है, वो हर मंथली वो रिपोर्ट आपका रिवाइज होते रहता है। तो आप वहां से मंथली रिपोर्ट अपना चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपको अनफेवरेबल कोई ऐसा उसमें चेंज नजर आ रहा है कि हाँ इस वजह से ये क्या है, मतलब कुछ गलत ऐसा रिपोर्टिंग हो गया, तो आप उसका ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। उसके भी बारे में मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही थी, स्लाइड के लास्ट तक रहें, बहुत सारी रोचक तथ्य आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो शायद हमें लगता है कि ऐसा है, पर वो रियलिटी वैसी नहीं है। कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ लोगों ने मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं कि ऐसा करने से ये नुकसान होता है, ये सिविल इफेक्ट करता है। तो वो सारी चीजें भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस वेबिनार के थ्रू आप लोगों को क्लैरिफाई करूं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि सिविल स्कोर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होता है, ये सारे स्कोर्स हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखेंगे, जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिविल स्कोर का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो किन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करें तो लोन अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिविल स्कोर। सबसे पहला स्टेप अगर कुछ होता है तो वो सिविल चेक होता है। कि मतलब लेंडर अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, वो ये जरूर चेक करना चाहेगा कि जिसको भी मैं लोन दे रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज इज बैकग्राउंड की, मतलब व्हाट इज द क्रेडिट हिस्ट्री की, उसका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसकी मतलब अगर कहीं उसने कभी लोन लिया है तो उसका क्या नुकसान, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि वो उसने 10 रुपए या 5 रुपए कभी कोई डिफॉल्ट किया हो, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, मतलब अगर कोई वो लोन ले रहा है तो वो किस तरीके से पे कर रहा है, क्या वो टाइमली पे कर रहा है, क्या वो थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है। आपके इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है। मान लीजिए जैसे मेरा स्कोर खराब है, मतलब मेरा स्कोर मान लीजिए बेंचमार्क से नीचे है। पहली बात तो बेंचमार्क से नीचे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। पर क्या होता है, बैंक्स कुछ एक सेट फॉर्मेट, सेट क्राइटेरिया सेट कर देती है कि इतने स्कोर तक का अगर, इतने तक का अगर सिविल स्कोर आ रहा है तो हम उनको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा उनको कंसेशन नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक नॉर्मल बंदा है, उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, पर अगर अगर मान लीजिए उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर वो कोई वैसा कोई अगर एप्लीकेंट आ जाए जिसका सिविल स्कोर उससे भी अच्छा है, तो बैंक उसको 9.5% ऑफर कर सकती है, अगर उनके शेड्यूल में या फिर उनके पॉलिसी में एज सच कोई मेंशन है। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो आपकी लोन की प्रोसेसिंग है वो बहुत ही क्विकर हो जाती है। मतलब
जो लोन के, अगर मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने पे पीछे नहीं हटेगा कि इसकी रिपेमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको लोन क्यों ना दूं। कुछ और क्राइटेरियाज होते हैं पॉलिसी में, वो अगर आप मीट करते हैं तो उसके बाद आप आराम से इजीली लोन ले सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल टर्म्स होते हैं, आपके टर्म्स आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आप एक तरह से अपनी तरफ से अपनी एक बात रख सकते हैं कि हाँ सर, देखिए मेरा सारा कुछ रिपेमेंट कैपेसिटी सब कुछ अच्छा है, तो आप थोड़े टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी ले आइए कि मतलब अगर कुछ ईएमआई में कंसेशन कर दीजिए, या ईएमआई में कंसेशन है सर, मतलब अगर मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है 3 साल की, तो बैंकर से अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को बता के बोल सकते हैं हाँ सर, इसको थोड़ा सा टर्म्स आप बढ़ा दीजिए, कुछ टर्म्स आप मेरे अकॉर्डिंग रख दीजिए। उससे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा लगती है। कोई भी चीज, डिसिप्लिन वर्ड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है हमारे डेली, डे टू डे अगर हम चीजों की बात करें, अगर हम डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो वो हमारे बिहेवियर, हमारा जो भी बात करने का तरीका है, हमारा जो भी हैबिट है, उन सारी चीजों को वो दर्शाता है कि हमारे डिसिप्लिन कैसे है। उसी तरह अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं या फिर एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हैं, तो हम लोग रीपेमेंट कैसे कर रहे हैं, दैट क्लियरली डिपिक्ट्स आवर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है। अब चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड में। एनहांस टेस्ट, वो मैंने बता दिया कि बैंकर का भरोसा आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब लोन लेने के लिए हमारा सिबिल स्कोर कैसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ये स्कोर का क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि जितना हायर स्कोर, उतना लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि वो सारा कुछ अकेले बैंकर पे नहीं होता है, जो भी आपका स्कोर आएगा, कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो सेट क्राइटेरियाज होती हैं, उनको उस बैंकर्स को उन पॉलिसीज के ऊपर ही काम करना पड़ता है। अगर वो पॉलिसी के हट के काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो बैंकर आपका कंसिडर ही नहीं करेगा। इसलिए सिविल स्कोर मेंटेन करना, सिविल स्कोर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप बैंक से लोन या फंडिंग लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। कुछ फैक्टर्स इफेक्ट क्या करते हैं सिविल स्कोर को। मेकिंग लेट पेमेंट्स और डिफॉल्टिंग योर ईएमआईज और ड्यूज रिसेंटली कंसिस्टेंटली विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर स्कोर। पहले ही मैंने बता दिया, शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बार बार अगर सुन रहे हैं तो हमें वो चीज याद हो जाती है, हमें समझ में आता है कि हमें ये चीज करना है। अगर आप कोई भी लेट पेमेंट कर रहे हैं अपने ईएमआईज या ड्यूज में, रिसेंटली किया आपने, मान लीजिए आपने पिछला 1-2 महीने किया, या फिर आप कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं, आपको ही पता होगा कि अगर 3 महीने से ज्यादा अगर किसी लोन का डिफॉल्ट कर देते हैं, तो वो अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब बैंक उनको एनपीए घोषित कर देती है कि उससे आपको पैसा नहीं हो, फिर उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर मल्टीपल इंक्वायरीज क्या होता है, देखिए दो तरह की मल्टीपल इंक्वायरीज होती हैं। एक मल्टीपल इंक्वायरी होती है कि मान लीजिए बैंकर, मतलब लोगों के दिमाग में, मैं आपको शायद बताऊं, शायद आप लोगों के दिमाग में भी होगा, कि अगर मैं खुद से अपना सिबिल बार बार चेक कर रहा हूं तो भी मेरा स्कोर डाउन हो रहा है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि हाँ सर, ये क्वेरीज भी मेरे दिमाग में आती है कि अगर मैं बार बार, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों की भी यही क्वेरी है तो शायद यहाँ पे वो आंसर मिल जाए, कि अगर मैं खुद मतलब विक्रम खुद अपना सिबिल स्कोर बार बार चेक कर रहा है, तो उसकी वजह से मेरा सिबिल स्कोर कम हो रहा है। आई थिंक लोग कहते हैं ऐसा कि मतलब अगर आप खुद से चेक करते हो आपका सिबिल स्कोर कम होगा, पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन में अगर 10 बार भी अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर 10 से मस नहीं होगा, अगर 780 तो 780 रहेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है इस वर्ल्ड के सारे लोगों का, कि अगर आप बार बार अपना खुद का सिबिल चेक करते हैं अपने हाथ से तो वो डिटोरिएट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। अगर आपके सिबिल में, जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए फोन से अप्लाई करते हैं, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई मेल या मैसेज आता है कि योर क्रेडिट स्कोर हैज चेंज्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप, तो उसमें क्या होता है, वो जो लेंडर होता है जिससे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, वो आपके सिबिल में, आपके क्रेडिट में, एक सिबिल में एक इंक्वायरी रेस करता है कि फलाना फलाना, मतलब ये एबीसीडी है इनका, एक इंक्वायरी आया है मेरे पास, एक इंक्वायरी है मेरे पास क्रेडिट कार्ड के लिए। तो उसमें बैंक जो होता है वो पंच करता है, तो वो जो पंच करता है उससे जरा सा, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट स्कोर आपका शायद कम हो सकता है। बैंकर्स अगर चेक करते हैं, हाँ अगर आपका क्वेश्चन ये है कि बैंकर्स अगर चेक करते हैं,
तो हाँ सर, अगर बैंकर्स आपका सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ लोन के लिए, तो बैंकर्स उसमें पंच करेगा, हाँ मेरे पास एक लोन के लिए आया। तो उस पंच करने की वजह से आपकी इस क्रेडिट्स, आपके सिविल रिपोर्ट में लास्ट में अगर आपने देखा होगा, एक इंक्वायरीज का ऑप्शन आता है। तो वो इंक्वायरी होने की वजह से वो आपका एक स्कोर जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट करता है, मतलब डाउन हो जाता है, जो आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है। ये क्या दिखाता है कि आप, और अगर एक दो इंक्वायरी से उतना, सॉरी, एक दो इंक्वायरी से इतना इफेक्ट नहीं करता। अगर आप मल्टीपल इंक्वायरीज करते हैं, एक दिन में 10 बार कर दिया आपने, महीने में 20 बार कर दिया, तो मल्टीपल इंक्वायरी जो होती है वो नेगेटिवली आपके सिबिल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आपका हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, मतलब आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो काफी हाई है, और लेकिन आपका रीपेमेंट है वो बहुत कम है। मतलब मान लीजिए आपका 10,000 का क्रेडिट कार्ड है, आपका जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो हमेशा 90%, 80% ऐसा रहता है, लेकिन आपका जो इनकम है वो उतना नहीं है। तो उससे भी क्या होता है, आप क्योंकि आप पे नहीं कर पाएंगे, आप यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं पर आपका पेमेंट कैपेसिटी कम है, तो उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, वो एक नेगेटिव स्कोर क्रिएट करता है आपके सिबिल में। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन लीजिए। दोनों लोन अगर मिक्स करके लेंगे तो शायद आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव रहेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ तीन चार छोटे छोटे फैक्टर्स है जो एक सिबिल को इफेक्ट करते हैं। जहां मैंने आपका एक पॉइंट क्लियर किया कि अगर आप इंडिविजुअली, अगर आप सिबिल अपना खुद से चेक करें तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बैंकर अगर वो चेक कर रहा है तो वो श्योरली उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। मैंने सिबिल स्कोर के बारे में बता दिया, आगे मैं और भी प्रोसेस बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्या सही कैसे करें, और प्रोसेस क्या होता है, सब्सक्रिप्शन प्लान क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल रैंक और कंपनी क्रेडिट क्रेडिट रिपोर्ट। ये भी बहुत जरूरी होता है सर। सिविल स्कोर के बारे में तो मैंने जाना, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, पर मैं एक बिजनेस हूँ, विक्रम प्रताप सिंह एक बिजनेस है मान लीजिए। तो उस बिजनेस का सिविल स्कोर क्या होता है, उस बिजनेस का कोई सिविल स्कोर नहीं होता है। कई लोगों को नहीं पता होगा शायद, कि कई लोग कहते हैं कि मेरा सिविल बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो बिजनेस वो चला रहे हैं उसमें कहीं ना कोई डिफेक्ट आ गया होगा, या फिर कोई डिफॉल्ट हो गया होगा जिसकी वजह से उनका सिविल रैंक खराब हो गया। आपका सिविल बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का सिविल रैंक खराब है, तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अब सिविल रैंक का स्केल क्या होता है मैं आपको बताऊं। 1 से लेकर 10 तक का सिविल रैंक को, जिसको हम लोग CMR भी बोलते हैं, क्रेडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट, या फिर CCR, कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, ये दो होते हैं जिनका एक स्केल होता है 1 से लेके 10 तक का। ये उन कंपनीज के लिए जिनका एक्सपोजर 10 लाख से लेके 50 करोड़ तक, या फिर 10 लाख से लेके, जो CCR होता है वो 10 लाख से लेके 50 करोड़ तक के लोगों के लिए होता है। और जो CMR होता है, जो जनरली हम MSMEs के लिए होता है, उनका 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक का होता है। ये जो रैंक है वो डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका पेमेंट बिहेवियर कैसा है। मतलब इसमें क्या होता है, जितना आपका कम रैंक है उतना आपका अच्छा होता है। कई बैंक्स क्या करते हैं, कई बैंक्स की पॉलिसी है कि वो CMR 1 से लेके मैक्सिमम 5 या 6 तक ही कंसिडर करते हैं। अगर आपका 6 से ऊपर 7, 8, 9, 10 है, तो बैंक आपको फंडिंग के लिए कंसिडर नहीं करेगा। आपका कितना भी अच्छा टर्नओवर हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कुछ भी आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, लेकिन अगर आपका CMR स्कोर 7, 8, 9, 10 है, साथ में भी क्या होता है कि डेविएशन हम ले सकते हैं, मतलब हम अपने ऊपर वाली अथॉरिटी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके उसको अपना CMR रिपोर्ट हम सही करवा सकते, मतलब अपना प्रपोजल कंसिडर करवा सकते हैं। लेकिन आपका कहीं भी 7 से ऊपर है तो सर आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्टेड है कि आप पहले अपना रिपोर्ट सही करवाइए। आप अपना रिपोर्ट चेक करिए, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अपना रीपेमेंट कैपेसिटी को थोड़ा पैटर्न वे में, थोड़ा सा एक अच्छे वे में लेके चलिए, ताकि आपका जो भी आपका, आपने जो भी लोन के लिए अप्लाई किया है उसमें कोई भी डिफॉल्ट ना हो। आप जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इजिली आप उसको एक्सेस कर सके, आपका जो भी फंडिंग आप इजीली आप लेना चाहें उसको ले सके, आपको कोई भी इश्यू ना हो। मैंने बताया 1 से लेकर 10 तक का CMR का स्कोर होता है। 1 इज बेस्ट, 10 इज वर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फिर मैंने आपको बताया क्या होता है कि जनरली आज आज के टाइम में जो सिविल है वो एक एडिशनल एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, GST रिपोर्ट। मतलब आप अगर आप मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से भी, मतलब जनरली क्या होता है, आप किसी बैंक में लोन के लिए जा रहे हैं, तो वो जो बैंक होता है, मतलब वो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है, वो आपका CMR रिपोर्ट आपको निकाल के देगा। लेकिन अगर आप चाहें, जैसे हम इंडिविजुअल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं,
सब लोगों को लगता है कि नहीं फ्री में निकल जाता है, इसका चार्ज नहीं होता है, मतलब बैंक से निकलवा लो। पर ऐसा नहीं है, आप फ्री में आप बैंक से निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली लोन के बारे में, जैसे बैंक से क्या होता है, बैंक से जो रिपोर्ट निकलती है वो लोन की डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन वो पर्टिकुलर लेंडर का डिटेल नहीं आएगा कि जिससे आपने लोन ले रखा है। लेकिन जो आप इंडिविजुअली अगर आप खुद से ही अपना अगर लो CMR रिपोर्ट या सिविल CCR रिपोर्ट निकालेंगे, तो उसमें आपको सारा डिटेल आएगा, एक एक वेंडर का डिटेल आएगा, आपने एक एक लेंडर से किससे कितना लोन ले रखा है, कितने टाइम के लिए ले रखा है आपने, क्या आपका आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, क्या आपका सैंक्शन लिमिट है, मंथली रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, सारा कुछ आएगा। और उसके बेसिस पे जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपका एक स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा, आपको एक रैंक दे दिया जाएगा कि ABC कंपनी जो कि विक्रम प्रताप सिंह की है, उसका ये रिपेमेंट कैपेसिटी है और उनका स्कोर 4 4 है। 4 इज नॉट प्रिटी गुड इनफ, बट हाँ ठीक है, आई कैन अप्लाई फॉर द लोन इन द बैंक, मुझे लोन मिल सकता है इसके बेसिस में। अब क्या हो रहा है कि आजकल अगर आप सिविल लोन रैंक अप्लाई करने के लिए जाते हैं ऑनलाइन, मैं आपको प्रोसेस बता दूं, तो वहां पे आजकल एक GST रिपोर्ट का ऑप्शन भी दे रही है बैंक, कि आप GST रिपोर्ट भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं CMR रिपोर्ट के थ्रू। GST रिपोर्ट में आप अगर आप मैं आपको बता, GST रिपोर्ट में आपको क्या क्या मिलता है। GST रिपोर्ट में आपका क्रेडिट हेल्थ तो पता चलता ही है आपके सिविल रिपोर्ट में, CMR रिपोर्ट में। लेकिन GST में आपको आप एक, अब मैं आपको रिपोर्ट शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई रिपोर्ट है नहीं अभी। पर मैं आपको ये बताऊं कि उसमें क्या होता है कि आपको स्टेट वाइज एक तो आपका सारा पता चल जाएगा कि आप पर्टिकुलर स्टेट में कितना आप सप्लाई कर रहे हैं, हर स्टेट का आपका परचेज कितना है, हर स्टेट का आपका सेल कितना है, आपने टोटल कितना परचेज किया, आपने टोटल कितना सेल किया, आपने मंथली रिटर्न कब कब फाइल किया। तो मतलब एक इलेबोरेटिव अगर आप कहीं प्रपोजल सबमिट करना चाहें, तो आप विद GST अगर बैंक में सबमिट करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा एक सूटेबल होता है, क्योंकि GST में भी आपको पता है कि GST भी जो बैंकर्स होते हैं वो GST की फाइलिंग और GST का जो भी टर्नओवर वगैरह ये सब भी वो एक्सेस करते हैं आपका चेक करने के लिए कि आपका रिपेमेंट कैपेसिटी, आपका शेड्यूल, आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें कैसी हैं। और GST रिपोर्ट निकालने का प्रोसेस क्या है कि बस आपको मैं आपको एक कभी आगे एक स्क्रीन पे एक दिखाऊंगा, मैं आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन जाके अपना स्क्रीन शेयर करके मैं एक क्रोम पे एक विंडो खोल के भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग GST रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है ये जो, और फिर एक मैं बताऊं, अगर आपका, कई लोगों का ये क्वेश्चन हो कि सर मेरा, मैंने सब कुछ पे कर दिया, मैंने आज चेक किया कि मेरा CMR रिपोर्ट 6 है, अब मुझे अगर चेक करना वो सही हुआ कि नहीं, तो मैं कितने दिन में जाके चेक करूं तो मुझे ये पता चल सकता है कि मेरा स्कोर थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ है कि नहीं। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान आपने सिविल का ले रखा है, तो आप हर 7 दिन में एक बार अपना रिपोर्ट रिफ्रेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज प्रपोजल लगाया बैंक में, जनरली क्या होता है कि बैंक उसको 30 डेज के अंदर अंदर जो भी लोन आपने रिपेमेंट किया, हर 30 डेज पे एक रिपोर्टिंग होती है। वैसे तो सिविल क्लेम करता है कि वो रियल टाइम बेसिस रिपोर्टिंग होती है, पर कभी कभी क्या होता है सिविल की तरफ से तो ये पॉजिटिव है कि हाँ हम रियल टाइम एक्सेस लेते हैं, लेकिन रियल टाइम एक्सेस तभी होता है जब वो जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वहां से बैंक के पास, सिविल के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट सिविल के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है कि आपने पेमेंट कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है बैंक के पास, बैंक सिविल को कन्वे करता है, फिर सिविल इसको रिपोर्ट करके आपके स्कोर में एक जो भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो देता है। मैंने आपको बेनिफिट्स पहले ही बता दिया था कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपका लोन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत ही रोचक चीज पता चलने को आ रही है कि सिविल रैंक और सिविल स्कोर में डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोगों से भी अगर मैं क्वेश्चन आंसर करूँ कि सिविल रैंक और सिविल स्कोर में क्या डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो सब मुझे बता देंगे कि सिविल रैंक और सिविल स्कोर में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि पहले लिखा, सिविल रैंक इज एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज, सिविल रैंक जो वो सिर्फ कंपनीज के लिए होता है। सिविल स्कोर इज अवेलेबल फॉर ओनली इंडिविजुअल्स। सिविल रैंक समराइजेज योर कंपनीज क्रेडिट रैंक इन द फॉर्म ऑफ 1 नंबर। सिविल रैंक जो होता है वो आपको कंपनी का जो रैंकिंग है वो एक सिंगल नंबर 1 to 10 के बीच में समराइज करेगा। लेकिन सिविल स्कोर क्या था, वो एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से लेके 900 के बीच में रहता है। सिविल रैंक इज ओनली फॉर companies with current credit exposure of up to rupees 50 crores,
और फिर क्रेडिट स्कोर की बात करें तो स्कोर तभी प्रोवाइड होता है जब आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री हो। अगर आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपका स्कोर प्रोवाइड नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ मिथ्स मैंने आपको शायद पहले ही बताए थे। पहला मिथ है कि अगर मान लीजिए मेरा स्कोर लो है, कैन यू बाउंस बैक फ्रॉम अ लो सिविल स्कोर? क्या अगर मेरा स्कोर लो हुआ है कि मैं वापस से अपने स्कोर को सही कर सकता हूँ? तो वैसे बात है, आप उसको सही कर सकते हैं। आप अपना जो भी आउटस्टैंडिंग ईएमआई उसको टाइमली पे करते रहें। आप कोशिश करें कि जो आपका जो कोशिश कर लो को जो आपकी फाइनेंशियल लिवरेज है, मतलब लिवरेज मतलब ये होता है कि आप कितना पे ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए महीने अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा कोशिश ये है कि जो मेरी मंथली ईएमआई होनी चाहिए वो मेरे 10 लाख का 30%, मतलब सिर्फ 3 लाख तक की अगर मैं ईएमआई मंथली रखता हूँ, तो मैं अपना क्रेडिट स्कोर को एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट रख सकता हूँ। कि मतलब मेरा एक स्टैंडर्ड है, उस स्कोर तक मैं अपना क्रेडिट स्कोर रख सकता हूँ। अगर मेरा हमें ये मतलब कुछ आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी सबका देखो सजेशन अलग अलग होते हैं। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना ईएमआई जो है वो मंथली 30% रखेंगे आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से, तो आप शायद इजीली आप रीपे कर सकते हैं। आप जनरली क्या करेंगे, जो आपका बैलेंस है, कीप योर बैलेंसेस लो एंड अप्लाई फॉर एडिशनली क्रेडिट कॉशियसली। कोशिश हमें ये हमेशा ये करिए कि अगर जब आपका क्रेडिट बैलेंस जो आपका जो क्रेडिट है वो अगर एक लो लेवल पे हो जाए तभी आप एडिशनल अप्लाई करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब रिपेमेंट कैपेसिटी आपकी 10 लाख की है, आपने 15 लाख का लोन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 लाख की रिपेमेंट कैपेसिटी है, आपने 8 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, 5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, वो एक है। लेकिन 10 लाख की रिपेमेंट कैपेसिटी आप 15 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज नॉट गुड। वो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। कोशिश ये करिए कि टाइम टू टाइम अपना रिपोर्ट आप चेक करते रहिए। ये था कुछ एक पहला मिथ मैं जो मत बताना चाहूँ। अगर वैसे मिथ नहीं है पर एक नॉर्मल एक मैं इंफॉर्मेशन टाइप की बता सकता हूँ। अब क्या होता है कि सबसे बड़ा एक इश्यू, मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ चल रहा हूँ। क्या हुआ था, एक निशांत एक बंदा है जिन्होंने एक यूरोपियन हॉलिडे नाम की कंपनी से एक पर्सनल लोन ले लिया। जब वो पढ़ रहे थे कभी स्कूल, जब जब वो स्कूल टाइम में थे, वो एक उन्होंने एक पर्सनल लोन ले लिया। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो उनका अपना मंथली ईएमआई वगैरह सब कुछ टाइमली पे कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उनके फैमिली में एक मिसहैपनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो पेमेंट्स नहीं कर पाए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का पेमेंट नहीं कर पाया। फिर बैंक ने क्या किया, बैंक ने उनको एक ऑफर दिया कि एक सर्टेन अमाउंट हम आपको बता रहे हैं, आप ये अमाउंट पे कर दीजिए, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। भाई निशान को लगा कितना अच्छा ऑफर है, मैं कर दूंगा तो मेरा अमाउंट क्लोज हो जाएगा, मेरा सिबिल क्लियर हो जाएगा। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि उसका जो ये स्टेप था उसकी वजह से जो उसने जो भी लोन पे किया, तो उसके सिबिल में एक वर्ड लिख के आ गया सेटल्ड, जबकि वो वर्ड लिख के आना चाहिए था क्लोज्ड। बैंक ने आपको ऑफर दिया कि आप इतना पैसा पे करिए, आपका लोन मैं सेटल कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, मतलब सेट ऑफ कर दूंगा, आपका सब आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। पर उसके साथ क्या गलत हुआ कि उसके बैंक उसके सिविल रिपोर्ट में जो क्लोज्ड का स्टेटस आना चाहिए था वो क्लोज ना आके सेटल्ड लिख के आ गया। तो जिसकी वजह से द रीजन दैट द वर्ड सेटल्ड वाज मेंशन्ड इन हिज रिपोर्ट, उसकी वजह से उसका लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब बैंकर ने ये उसने एजुकेशन लोन के जो अप्लाई किया तो उसका लोन रिजेक्ट हो गया। जब वहां जहां पे भी वो गया तो उन्होंने ये बोला कि सर देखो आपने एक ही लोन लिया, वो भी आपने सेटल कर दिया। तो कुछ बैंक के जो कुछ पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके सिविल में कोई भी सेटल्ड या रिटर्न ऑफ करके कोई केस लिखा है तो सर आप फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉलिसी में एक नेगेटिव नोट दिया गया है कि अगर कोई भी बंदा है, अगर उसका सेटल्ड या रिटर्न ऑफ लिख के आ रहा है उसके सिविल रिपोर्ट में, तो हम उसको लोन नहीं दे सकते। अब हमें आपको लेके आ रही है, अब तो सेटल्ड आ गया, अब हम इसको कैसे सही करें, क्या होगा, मतलब मैं कैसे सही कर सकता हूँ? तो उसमें एक ही सॉल्यूशन है। हमने उसको क्या सजेस्ट किया कि आप अपने बैंकर के पास जाइए, आप उनसे कहिए कि जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हमने इतना पे किया, अब मुझे आज के डेट तक का बैलेंस अमाउंट बताइए, इतना आउटस्टैंडिंग है, मैं उसको पे करता हूँ। मैंने उसको पे कर दिया, ठीक है। मैंने एक एनओसी ले लिया उनसे कि सर मुझे एनओसी दीजिए कि आज के डेट में मेरा सारा कुछ क्लियर है। उस एनओसी को लेके मैं एक सिविल की वेबसाइट पे एक डिस्प्यूट डालूंगा, एक क्वेरी रेज करूंगा कि सर ऐसे ऐसे मेरा ये जो भी स्टोरी थी मेरे पास सेटल्ड आ गया, हमने आउटस्टैंडिंग बैंक से इंक्वायरी करके हमने अपना सारा लोन रीपे कर दिया, ये रहा उसका एनओसी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उसका स्टेटस को सेटल्ड से क्लोज कर दीजिए।
तो जैसे ही आप बैंक में पेमेंट करेंगे, बैंक उनको रिपोर्ट करेगा, और जो सिविल है वो बैंक से इस डेवलपमेंट के बारे में कंफर्म करके आपका जो केस का स्टेटस है वो सेटल्ड से क्लोज कर देगा। तो जैसे ही आपका क्लोज होगा, आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा, आपका बैंक में रिपोर्ट में स्टेटस सेटल से क्लोज हो जाएगा, आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। अगर किसी भी मेरे फ्रेंड जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, अगर किसी के भी लोन में ऐसा कुछ इशू आ रहा है सेटल्ड या रिटर्न ऑफ का, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। हम आपकी इसमें ड्राफ्टिंग वगैरह, क्या लेटर करना है, कैसे डिस्प्यूट फाइल करना है, ये सारी चीज़ें के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लेंडर के पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा ऐसे ऐसे लोन था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, मैंने इतना अमाउंट पे कर दिया, पर क्योंकि किसी वजह से रीजन तब मैं पे नहीं कर पाया था, आज मैं पे कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको अमाउंट को लेके मेरा अकाउंट क्लोज करके मुझे एक एनओसी दे दीजिए। मैं इसको सिविल में सबमिट करके मैं अपनी रिपोर्ट को क्लीन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एमएसएमईज पे बहुत ज्यादा क्या इम्पैक्ट पड़ता है सीएमआर स्कोर का। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि एमएसएमईज के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो सिबिल स्कोर, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, मैं जनरली मैं आपको, अगर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि जनरली सर क्या होता है कि सिबिल स्कोर कितने टाइम में सही होता है। जनरली क्या होता है कि जो सिबिल स्कोर होता है वो 30 to 45 डेज के अंदर आपका सिबिल स्कोर, हर मंथ आपका सिबिल स्कोर चेंज होता है। अगर किसी रीजन की वजह से आपका सिबिल स्कोर चेंज नहीं हुआ है, तो आपको 2 महीना 3 महीना और वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं सिविल में कि सर मैंने सब कुछ टाइमली पे कर दिया, सब कुछ मेरा ठीक है। वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है, डिस्प्यूट कैसे फाइल करते हैं, वो मैं सबसे लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। प्लीज आप लास्ट के स्लाइड तक जरूर है मेरे साथ। अभी बात करते हैं कि कुछ एमएसएमईज को क्या क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए अपने फाइल को लोन रेडी करने के लिए। मतलब सर देखो, जो एमएसएमईज हो, इंडिविजुअल्स हो, कुछ भी हो, सबके लिए यही होता है कि हमें जो हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी है वो सब कुछ टाइमली करनी चाहिए। मान लीजिए अगर मैं वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रहा हूँ, मेरे पास ओडी चल रही है, एक मान लीजिए 10 लाख की ओडी चल रही है, तो मुझे मंथली इंटरेस्ट सर्व करना होता है। तो कोशिश मैं यही करूँ कि जो मंथली इंटरेस्ट हमारा हो वो हम टाइमली सर्व करें। हमारे सीसी अकाउंट में जो टर्नओवर है, मतलब इन आउट डेबिट क्रेडिट, वो एक मतलब एक साइकिल चलते रहना चाहिए। क्योंकि आपके जो लिमिट होती है वो आपके टर्नओवर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं तो भी आपका नेगेटिव इफेक्ट करता है। अगर आप बहुत कम कर रहे हैं तो भी आपका एक वो इम्पैक्ट सीएमआर स्कोर पे आपके करता है। तो कोशिश यही है कि आप जो हमेशा आप ये ट्राई करिए कि आप जो फंडिंग ले वो फॉर्मल क्रेडिट फाइनेंस के थ्रू ले। मतलब जो बैंक्स हैं, जो नॉर्मल जो बैंक्स में जो सिक्योर्ड लोन बैंक्स जो स्कीम्स होती है उसमें ले। जो ये जो एप्स होते हैं जैसे क्रेडिट पे एप्स हो गए हैं, और ये जो बहुत सारे मनी मंत्रा, इस मनी और मनी टैप और ट्रू टैप, ये सब बहुत सारे लोन्स होते हैं। इनमें आप कोशिश करें उनसे ना लें, क्योंकि इनका जो रिपोर्टिंग है ये बहुत बुरी तरह की रिपोर्टिंग होती है। आप टाइम में रिपे कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये एक जो इनफॉर्मल फाइनेंस के तरीके होते हैं उसको अवॉइड करें। फॉर्मल फाइनेंस में जाए, एनबीएफसी, अच्छे एनबीएफसी से लें, प्राइवेट बैंक से लें, पब्लिक बैंक से लें, सीसी, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, कुछ भी लें आप एक फॉर्मल चैनल के थ्रू लें। छोटे मोटे एनबीएफसी जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उनके थ्रू ना लें, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी नहीं होती। आप टाइम में रीपे करते रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो चार्जेस लेंगे बीच में कि देखो इस बंदे ने ये डिफॉल्ट किया, जिसकी वजह से आपके सीएमआर में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इन छोटे छोटे इनफॉर्मल फाइनेंस की वजह से जो फॉर्मल फाइनेंस आप जब लेने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप किसी भी लिमिट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कि सिविल रैंक एमएसएमई के लिए इंपॉर्टेंट कैसे होती है। कि 10 लाख से 10 करोड़ तक की जो एंटिटीज होती है, जो एमएसएमईज होती हैं, वो सीएमआर रिपोर्ट अपना चेक कर सकती हैं। उनका स्केल 1 से 10 तक होता है। 1 जो है बेस्ट पॉसिबल रैंक होता है। इसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन आपको बहुत इजीली मिल सकता है। आपकी प्रोसेसिंग फीस में आपको वेवर मिल सकता है। अगर आपका सीएमआर 10 है तो सबसे रिस्कीस्ट होता है जिसको बैंक कंसिडर नहीं करता है। जनरली क्या होता है, जो सीएमआर में आपके पिछले 2 साल का डेटा उसमें रिपोर्ट में शो होता है कि पिछले 2 साल मतलब 24 मंथ्स में आपका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या रहा है। ये ये मैं आपको एक बार बताऊं, ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। अगर मान लिया किन्हीं की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो आपका सीएमआर स्कोर ऑब्वियस सी बात है उसमें लिख के, अगर नो क्रेडिट हिस्ट्री तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे उन भाई बंधुओं के लिए है जो
ऑलरेडी कोई लिमिट चला रहे हैं, अगर वो टाइम में रिपे नहीं करे तो प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है, पिछले 2 साल का स्कोर देखा जाता है। किसी को लग रहा है कि मैंने पिछले 1 साल पहले कोई डिफॉल्ट किया है, उससे मेरे इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्लीज ये चीज अपने दिमाग से हटा दी, क्योंकि पिछले 2 साल का स्कोर आपके सीएमआर रिपोर्ट में पूरा शो होता है कि जो भी हिस्ट्री होती है। तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि जो भी आप क्रेडिट लें उसको बहुत ही एफिशिएंटली और कंसिस्टेंटली उसको रिपे करें, कोई भी डिफॉल्ट ना करें। इंटरेस्ट अगर है इंटरेस्ट सर्व करें, अगर आपने टर्म लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई वगैरह टाइम से पे करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ बैंक्स होते हैं ना सिविल रैंक के बेसिस पे आपको लोन देगा। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका सीएमआर रैंक अगर मान लीजिए 4 है, तो आपने वर्किंग कैपिटल के अप्लाई किया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 10.5%। वहीं आपका अगर सीएमआर रैंक 1 है तो आपको 9.5% भी मिल सकता है। तो कोशिश ये करिए कि आप अपना क्रेडिट साइकिल है, क्रेडिट हिस्ट्री है, उसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड वे में मेंटेन करके चलिए। कोशिश करिए कोई दिक्कत ना हो, आराम से टाइम पे पे करिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जो पॉइंट्स हैं जो आपके सिविल रिपोर्ट को इफेक्ट करते हैं। आपका रिपेमेंट बिहेवियर कैसा है, कि कंसिस्टेंसी इन रिपेइंग डेट्स ऑन टाइम बूस्ट द क्रेडिट रैंकिंग। अगर आप टाइमली डेट रिपे कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो क्रेडिट रैंकिंग है, मैंने खुद देखा, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊं। मैंने खुद एक फाइल पे काम किया था, जब मैंने उस फाइल पे काम किया तो उसका सीएमआर रैंक 9 था। मैं आपको एग्जांपल, सीएमआर रैंक उसका 9 था। 15 डेज के अंदर उसका प्रपोजल हुआ था, मैंने 4 करोड़ का प्रपोजल उसका कराया था। 15 डेज के अंदर उसका प्रपोजल हुआ था। 15 डेज होते होते हमने सिविल में कांटेक्ट किया, हमने बैंक्स में कांटेक्ट किया, कुछ रॉन्ग रिपोर्टिंग थी, डिस्प्यूट रेज किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने उसका लोन सैंक्शन कराया है, तब जाके जब जो उसका स्कोर था वो सिविल स्कोर 2 था। इतना ज्यादा चेंज हुआ था, क्यों? उसका रिपेमेंट बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसके पास्ट पेमेंट में एक टाइमलीनेस था, मतलब वो टाइम से पे करता, उसका अमाउंट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट बिल्कुल नहीं था, कोई डेलिक्वेंसी स्टेटस नहीं था, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स उसका बहुत अच्छा था, कोई मिस्ड पेमेंट नहीं था, जो उसका डेटा था वो सब कुछ एकदम मेंटेन था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ या कोई और कंपनी कर सकती है, तो आप मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्यों नहीं कर सकते? तो रिक्वेस्ट यही कि टाइमली हर चीज को रिपे करें। कोई भी आपका जो पास्ट पेमेंट है उसमें टाइमलीनेस मनी रहनी चाहिए, मतलब जो प्रीवियसली आपने 2 साल 1 साल में जो पेमेंट किया सब कुछ टाइमली होना चाहिए। कोशिश ये करें कि इवन सिंगल 1 डे का भी डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि सब कुछ आपका अच्छा है, 1 रुपए का 1 दिन का डिफॉल्ट भी आपका पूरा लोन खराब कर सकता है। 1 रुपए से भी, एक मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत है मेरे पास, एक्सपीरियंस के बेसिस में बताता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया था हमारे पास, उसमें क्या हुआ था कि उसका सिविल सीएमआर रैंक उसका 5 था, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ड्यूरिंग द पीरियड हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन कहीं किसी वजह से, किसी एक, मैं लेंडर का नाम नहीं लूँगा, किसी बैंक से उसका एक लोन चल रहा था, उसने सब कुछ पे कर दिया, राउंड फिगर में पे किया, 1 रुपया पे नहीं किया। उस 1 रुपया नहीं पे करने की वजह से उसका सीएमआर रैंक 5 से 8 पहुंच गया। सब मेहनत करा, सब कुछ करा, प्रपोजल रिजेक्टेड। अब आप खुद सोच लीजिए, 1 रुपए की वजह से रैंक सीधा 3 पॉइंट नीचे आ गया, क्योंकि उसकी, वो इग्नोर करते जा रहा था, टाइम भी उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, 3 महीने तक लगातार रिपोर्टिंग हुई, अकाउंट उसका एनपीए क्लासिफाई हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही, मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर फंडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप कोई फंडिंग ले रहे हैं तो उसका टाइम भी रिपे करिए, कोई भी डिफॉल्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो वो आपको इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर हम चेक कैसे करते हैं। सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आप ऑनलाइन सिबिल की वेबसाइट पे जाएंगे, www.sibil.com। वहाँ पे साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड जरूर होगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। आपको वहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ, एक्सेट्रा। कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन आंसर देने हैं। कुछ आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान सेलेक्ट करना होगा, क्या सब्सक्रिप्शन प्लान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपना पूरा प्रोसेस करेंगे, जैसे ही आप प्रोसेस कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये स्क्रीन पे 3 सब्सक्रिप्शन प्लान सिविल ऑफर करता है, 550 रुपीज, 800 रुपीज और 1200 रुपीज। 550 रुपीज में क्या होता है कि आप डेली आप अपना सिविल स्कोर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक।
अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं, 6 मंथ्स वाला लेते हैं, 800 रुपीज़ का, तो आप उसको 6 मंथ तक कॉन्टिन्यूसली अपना रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। वहीं आप अगर आप 12 मंथ्स का पे करते हैं, 1200 रुपीज़ का, तो आप 12 महीने तक उसको पे कर सकते हैं। ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है। सिबिल आपको फ्री एक्सेस भी देता है रिपोर्ट्स का, लेकिन फ्री रिपोर्ट आप साल में एक बार ही जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आप बोले तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। आइए मेरी, मैं अपना अगर स्क्रीन आपको शेयर करूँ तो स्क्रीन शेयरिंग मुझे शो आ रही थी। ठीक है। लास्ट में मैं, अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं ज़रूर एक बार सिबिल चेक करना सिखा दूंगा, ऑनलाइन कैसे करते हैं। वैसे इस वेबिनार के बाद भी हम लोग, अगर किसी को इंडिविजुअल मेरे से अगर कोई क्वेरी है, अगर पूछना चाहे, तो वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। सिबिल स्कोर चेक करना कैसे, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, आपको लाइव में डेमो दे सकता हूँ। देखिए, अब हम बात करते, आप जब आपने लॉगिन कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नजर आता है। आपने लॉगिन किया तो ये आपका स्कोर है। ये रिफ्रेश नाउ का बटन है। आप यहाँ पे, अगर आपने 1 महीने का प्लान लिया तो महीने में जितने भी सब बार चाहें आप उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं। आप अपना यहाँ से व्यू कर सकते हैं सिबिल रिपोर्ट, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप फोन में ओपन करें तो कुछ आपका ऐसे दिखेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आप, बाद ही आप इसको, रिपोर्ट को आप ऐसे व्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सिबिल रैंक को कैसे चेक करें। सिबिल रैंक का वही मेथड है, आपको www.cibilrank.com/cibilrank में विजिट करना है। आपको वहाँ से बिजनेस सॉल्यूशन पे जाके वहाँ पे सेलेक्ट करना है बिजनेस सॉल्यूशन। मुझे बिजनेस के लिए सिबिल सिबिल वगैरह, सीएमआर वगैरह चेक करना है। आपको वहाँ पे बिजनेस बिजनेस की डिटेल्स डालनी होगी, आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपको अपना पेमेंट भी पे करना होगा। उसके बाद अब आपको एक लॉगिन आईडी वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, आपकी मेल पे लॉगिन का एक डिटेल आएगा, वहां से आप अपना सिबिल रैंक एक्सेस कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं अगर आप अपने बिजनेस का सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं। 3000, 6000 एंड 12,000। ये आपका लॉगिन का डिटेल होता है। अगर आप cibilrank.com पे जाएंगे, वहां पे आप लॉगिन करना चाहते हैं, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड आप डाल के आराम से लॉगिन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर अपना डालेंगे, एंटर जीएसटी एंड गो पेपरलेस करेंगे, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी ओटीपी के थ्रू आप अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सीएमआर रैंक आप जनरेट करेंगे, 1 to 5 तक आपका स्कोर आ जाएगा। ये कुछ डिटेल्स आपको भरनी होती है। सीएमआर रैंक में आपको आपका कंपनी का नाम डालना है, आपको अपने एंटिटी का टाइप डालना है, आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, कुछ भी है। कंपनी के आईटी का टाइप डालना है कि मतलब कंपनी का पैन डाल रहे हैं, टैन डाल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन डाल रहे हैं, उद्यम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कंपनी का नाम डालना है, जीएसटी नंबर डालना है। ये सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। सबमिट करके आपको नेक्स्ट स्टेप में चले जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपका है पेमेंट। पेमेंट करेंगे, पेमेंट कंफर्मेशन आएगा, आपके मेल पे एक लिंक आएगा, वहां से आप अपना यूजर आईडी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद 10 मिनट के अंदर आपकी सिविल रैंक जनरेट हो जाएगी। उसमें आपका सिविल रैंक जो भी आपके हिस्ट्री के हिसाब से होगा, 1 2 3 4 5, वो वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिविल स्कोर इंप्रूव कैसे करते हैं। टाइमली पेमेंट करिए। कोशिश करिए कि अनसिक्योर्ड लोन बहुत कम लें आप। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा, मतलब जैसे मोबाइल ऐप्स वाले अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, वो सारी चीजें आप मत लीजिए। हमेशा अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन चेक करते रहिए। हाई यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो जो भी आपका लिमिट है वो एक लेवल तक हो, 60%, 70% यूटिलाइज हो। ये नहीं कि आपका है, आप उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर 95% या 96% यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर आता है कि आपको मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। अगर आपकी मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज आ रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके सिबिल स्कोर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अपने रिपोर्ट पे डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़रूरी है चेक करना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोन्स जो होते हैं ना, वो हमने नहीं लिए होते हैं, और वो किसी वजह से, या पैन नंबर में कुछ आगे पीछे फिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वो रॉन्ग रिपोर्टिंग होके हमारे सिबिल में आ जाती है। वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल देख रहा है सिबिल में।
हमारी बात चल रही है उसको सही करने के लिए, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन आपसे भी यही मेरा सलाह है कि आप उसको बार बार चेक करते रहें अपना सिबिल स्कोर, कि वो कोई ऐसा लोन तो उसमें नहीं आ रहा जिसकी वजह से मेरा एरर है, जिसकी वजह से मेरा स्कोर डाउन हो रहा है। कोशिश करिए कि जो आपके पुराने क्रेडिट अकाउंट्स है वो चलते रहें, उसको मतलब एक हिस्ट्री अगर आप विंटेज अगर मेंटेन करके चलेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छे से रहेगा, मेंटेन रहेगा, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या कोई भी डिक्लाइन उसमें नहीं आएगा। अब लास्ट है जो हमारा स्लाइड है। मैंने कोशिश किया कि मैं इसको 1 घंटे के अंदर इस पीपीटी को खत्म कर दूं, ताकि जो लास्ट का है आधा घंटा 1 घंटा है, हम अपने एक एक पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ताकि उनको जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो भी कुछ इशू हो, मैं उसको इजीली, हर बार क्या होता है क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं मिलता है, हमें टाइमली सेशन एंड करना होता है। पर मेरा कोशिश है कि आज मैं ज्यादा टाइम क्वेश्चन आंसर करूँ, ताकि लोगों की जो भी क्वेरीज है वो मैं इजीली सॉल्व कर सकूँ। हमें डिस्प्यूट क्यों रेज करना चाहिए? कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग रिपोर्टेड, एक रॉन्ग रिपोर्ट हो जाता है हमारे सिविल रिपोर्ट में, जिसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो हम ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म के थ्रू www.civil.com में जाके अपने आईडी को लॉगिन करें, रेज अ डिस्प्यूट पे ऑप्शन पे क्लिक करें, जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका एरर है, उसको वहां पे मेंशन करें, उस डिस्प्यूट फॉर्म को सबमिट करें। आपको ये मैं बता दूं कि सिबिल कोई भी करेक्शन नहीं करता, सिबिल के पास डेटा आता है, जो डेटा बैंकर से आता है, सिबिल की वजह से कोई इशू नहीं होती है। जो डेटा बैंकर या लेंडर इंस्टीट्यूशन से सिबिल के पास आएगा, सिबिल वही रिपोर्ट करेगा। उसके अलावा सिबिल के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि आपके रिपोर्ट में कुछ चेंज करे या फिर कुछ रिपोर्ट डाले, ऐसा कुछ भी सिबिल नहीं कर सकता है। ये छोटा सा ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म है, इसमें आपको नाम डालना है अपना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करके चलनी, तभी आप एक रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है कि मान लीजिए आपने पहले अपना रेफरेंस किया सिविल स्कोर, आपको वहां पे एक एरर दिखा, फिर आपने क्या किया, आपने एक ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म सबमिट कर दिया। वो आपका जो, जब आप कोई डिस्प्यूट रेज करते हैं ना, तो जो आपके रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे, तो वहां पे वो लिख के आ जाएगा कि ये वाला जो क्वेरी है वो डिस्प्यूटेड हो गया। अगर किसी को किसी भी स्लाइड में कोई अगर क्वेरी है, तो मेरा उससे ये रिक्वेस्ट है कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन का सबको ऑप्शन दूंगा, आप उसमें जाके मुझे पॉइंट बाय पॉइंट, आपको अगर कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन, कोई भी इशू करना है, तो वो आप मुझसे बोलिए, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। फिर क्या होता है कि आपने डिस्क्लोज किया, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जो सिविल होते हैं वो सिलेंडर इंस्टीट्यूशन के पास एक मेल या एक लेटर के थ्रू सिविल कांटेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर पैन नंबर की तरफ से मेरे पास एक क्वेरी आई है कि ये मेरे पास ऐसा कोई लोन नहीं है जो रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो सिविल क्या करता है, उसको कांटेक्ट करेगा, वो जो लेंडर इंस्टीट्यूशन है वो अपना सब कुछ चेक करेगा कि ऐसा कुछ डेटाबेस चेक करेगा क्या ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डिस्प्यूट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसको डिस्प्यूट से रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी क्वेरी जो भी होगी। अगर मान लीजिए वो डिस्प्यूटेड है, तो उस पर करेक्शन किया जाएगा, फिर उसको डिस्प्यूट में डाल के उसको सही कर दिया जाएगा। दो ऑप्शन होता है, या फिर अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मतलब ये सही में डिस्प्यूट है, ये ऐसा इनका कोई लोन नहीं है, तो बैंक उसको हटा देगा। इसका टर्न अराउंड टाइम जो है टैट होता है बिल्कुल 30 डेज का होता है। आप प्लीज ये मत करिए कि मान लीजिए आपने आज कोई डिस्प्यूट रेज किया, आप उसको 15 दिन बाद जाके चेक करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरा रिपोर्ट सही होगा, तो ऐसा नहीं है। 30 से 45 डेज का टर्न अराउंड टाइम होता है। प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको एटलीस्ट 30 डेज या 45 डेज का टाइम दे, तभी वो रिपोर्ट सही हो सकती है। बीच में अगर आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए लोन है, पार्टी ने गलत डिस्प्यूट रिजेक्ट किया है, डाला है, तो वो डिस्प्यूट रिजेक्ट हो जाएगा और स्टेटस अंडर डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और अंडर डिस्प्यूट हटा के जो एज इट इज जो रिपोर्ट था वो वैसे का वैसे रह जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने जो भी स्लाइड्स आप लोगों को बताए हैं वो अ, मैं अपने पॉइंट पे क्लियर करने में थोड़ा एबल, मतलब मैं समझा पाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को। फ्लोर आप पे आपके लिए ओपन है, अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो आप प्लीज़, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोग मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। Hi, I would request everybody whosoever would like to ask question from sir, kindly raise your hand
or you can also write your questions in the chat. So sir will go through your chats and he can answer there as well. I would like to have an one-to-one interaction. If anyone want to have me and a one-to-one interaction from me. Ji sir, we have Rakesh Singh Yadav ji. Rakesh ji, please ask your question and can someone unmute him, please? Team, please unmute Mr. Rakesh Singh. Actually, I want to listen whatever he's asking so that we can have a one-to-one discussion with him. Yes, please. Please raise your hands and we'll have each one of you ask question personally to sir. Karthik ji, please unmute Mr. Rakesh. Ji, Anil Kumar ji, please ask your question. Anyone from my Rakesh team, ji? could you please unmute Mr. Rakesh or Mr. Anil? हेलो। हाँ जी अनिल जी। जी अनिल जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ये क्रिफ रिपोर्ट और सिविल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, जैसे ये ना अलग अलग एजेंसीज है। जैसे क्रिफ अलग करता है, क्रिफ की रिपोर्टिंग अलग होती है, सिविल की अलग होती है। जनरली बैंक जो होता है वो सिविल रिपोर्ट को ही कंसिडर करता है। क्रिफ को एक एडिशनल रिपोर्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रायोरिटी सिविल रिपोर्ट को ही दी जाती है। सिविल ट्रांस यूनियन सिविल ने बनाया। क्रिफ की ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इक्विफैक्स है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी गई है वो बैंक जो देते हैं वो सिविल को ही देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट बनती है उसमें ये में मतलब लोअर ये स्कोर रहता है, सिविल में थोड़ा ठीक रहता है, ऐसा क्यों? मतलब मीन्स सर दोनों मैं की। आपको बताऊं, वो एल्गोरिदम होता है, सबका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। सिविल अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, उनका कैलकुलेशन अलग होता है, क्रिफ का अलग अलग होता है। जनरली हमने यहाँ क्रेडिट स्कोर की बात की, और प्रायोरिटाइज अगर मैं बात करूँ, जनरली 95% बैंक्स जो है वो क्रेडिट सिविल के क्रेडिट स्कोर को कंसिडर करते हैं। ओके। तो आप मेरा, अगर आपका सिविल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। दोनों सेम है सर, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। जैसे बैंक्स अलग अलग है, कोई अलग तरीके से लोन देता है, किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, वैसे सिविल अलग है। क्रिफ, सिविल क्रिफ बोथ आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई बैंक। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर प्लीज अनम्यूट आशुतोष। हाँ राकेश जी। जी। हेलो। Yes, Mr. Ashutosh, Can you please hear ask me? your question. हाँ प्लीज। Yes, yes. Yeah. Uh, Vikram, I would like to understand if I'm, building a product in an IT company and I have taken a grant from government or maybe, kind of a venture capitalist, and if I fail to, kind of bring the product up in the meantime, or maybe, I have brought up the product and the product value in the market is not kind of a good market fit. In that case, I'm not able to repay either, right? So I would like to understand how CIBIL gets affected in that case, or if I'm doing it for a non-profit, right? Does the CIBIL also get affected in that case either? No, Yeah. I would like to correct your point, because if you are taking any funding from the venture capitalist or you are taking any grant, then it does not affect your CIBIL score. The CIBIL score is affected only by if you are taking any funding from any of the lending institutions by RBI, whether it be NBFCs, whether it be banks, private banks, public banks. If you are taking any grant for the government, it would not be affecting your CIBIL score if you are not able to repay, because grant is not repayable. You don't have to repay the grant. Grant is just to provided as a it is a favor for you to run your business. It is not the government is not asking to repay you the grant. And for in case of venture capitalist, that is an investment in the company in the form of equity or debt. So they are just a private, venture capitalists are just a private limited company. There are different types of constitution of company. They are not a lender institutions. They are not lending to the public. So in my knowledge, the funding you receive from the venture capitalist for any product or any service which you are trying to launch in the market, if it fails, it won't be affecting your CIBIL score. So CIBIL score will be affected only if you take funding from lending institutions. Yeah. Thanks. Thank you.
Any further questions, please? Rakesh Singh ji, would you like to ask? Please unmute Rakesh ji. Anil Kumar ji, please ask your question. मेरा क्वेश्चन हो गया मैडम. अच्छा जी, आपका हो गया. अच्छा अनिल, Rakesh राकेश ji, जी, मिस्टर गौतम. हेलो. हाँ जी. yes, Gautam ji, please ask your question. मेरा एक क्वेरी है. ये आपने कहा था इसमें कि कंपनी सिबिल जो है वी कैन टेक आउट ऑन द सिबिल वेबसाइट, राइट? या तो पर्सनल का आपने चार्ज बताया था 550 रुपीज पर मंथ हाँ, बेसिकली. सब तो सब्सक्रिप्शन कंपनी का प्राइस अगर है. मुझे निकालना है वन टाइम, हम्म. तो क्या रहेगा मिनिमम चार्ज? आपने सर वो 3000 मैंने कुछ वहां पे शायद, लिखा हाँ था. मैंने स्लाइड बताया, मैं आपको बताता हूँ आज शायद आप थोड़ा सा स्लाइड आप देख नहीं पाएंगे. सिविल इंडिविजुअल स्कोर में क्या होता है, तीन तरह के चार्जेस होते हैं. 550 रुपीज, 1200 रुपीज एंड 600 रुपीज. ये इंडिविजुअल के लिए होता है. 550 में क्या होता है सर, आप एक बार में रिपोर्ट निकाल सकते हैं. कुछ 800 रुपये में आप 6 महीने तक के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होता है, वो रिन्यू होता रहता है. आप 550 रुपये हर मंथ भी कर सकते हैं, तो वो हर मंथ आपको 550 रुपये कॉस्ट आएगा. आप अगर 800 करेंगे तो वो 6 मंथ्स के लिए आपका वैलिड है, आपको 6 मंथ्स का कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा. आप जितने भी बार चाहे अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप कंपनी के लिए अपना निकाल रहे हैं, तो वन टाइम रिपोर्ट के लिए आपको जो कॉस्ट आता है वो 3000 रुपीज का आता है. और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, वही आप 6000 कर देंगे, तो वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा सर. अच्छा, पर ये फिर मतलब ये जो कह रहे हैं रोज रोज आप निकाल सकते हो सिबिल स्कोर, पर जी रोज रोज क्यों लगेगा भाई आदमी को सिबिल स्कोर सर, निकालने के? सर वो लगेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अगर देखना चाहे तो रोज रोज तो कोई नहीं निकालता. अगर मान लीजिए आप एक महीने में एक बार अप्लाई करें तो आपका एक बार निकलेगा. मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब मैंने ये कहा कि अगर आप, लोग ये कहते हैं ना कि अगर आप बार बार अपना सिविल स्कोर में अगर फोन में जाके मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ तो मेरा स्कोर कम होता है, उसके लिए मैंने आपसे बताया था कि आप रोज रोज भी अगर अच्छा, निकालेंगे अभी तो एक बात है. ये सिबिल की वेबसाइट पे मिलने वाला सिबिल स्कोर पर्सनल, नॉट हाँ कंपनी, हाँ पर्सनल का, और ये गूगल पे मिलने वाला सिबिल स्कोर, दोनों में अंतर है या दोनों सेम है? सर देखिए, वो क्या होता है, वो मतलब बेस, अगर ऑथेंटिकेटेड, अगर मैं मानूँ ऑथेंटिकेटेड डेटा अगर मानूँ, तो वो सिविल की वेबसाइट से अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है. उसमें सारे लैंडर, सारे बैंकर्स का इंफॉर्मेशन होता है. अगर वो आप ये नॉर्मल, वही वही नहीं, मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि हाँ, ये गूगल के अंदर जब मैं सिर्फ सी फुल रिपोर्ट करता हूँ, हम्म, तो मेरा एवरीथिंग इज सीन देयर. क्रेडिट कार्ड से लेके पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन, जो भी रहेगा, एवरीथिंग इज सीन देयर सर वो ऑथेंटिकेटेड डेटा हम नहीं इन कह द सकते ना. गूगल, इस इन द गूगल पे. वो गूगल पे में है, पेटीएम में भी है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गूगल पे में, हाँ. गूगल पे में है, पेटीएम में है. आपके अच्छा. मोबाइल बैंक के जो ऐप्स होते हैं वो सब देते हैं. लेकिन ऑथेंटिकेटेड अगर डेटा, अगर किसी, अगर मान लीजिए गूगल पे में आपका कोई डेटा आया, गूगल हाँ पे से आपने सिबिल निकाला, तो आप उसके अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो सिबिल की वेबसाइट से नहीं निकाला है. हाँ, समझ गया. ठीक है. ओके. अगर आप डायरेक्ट सिबिल की वेबसाइट से निकाल रहे हैं और आपको रिपोर्ट में कोई इशू आ रहा है, तो आप सिबिल की वेबसाइट पे डायरेक्टली राइट राइट रेज कर राइट सकते राइट हैं. तो ये बेनिफिट होता है सर आपका. राइट राइट ठीक है राइट सर. राइट. यानी और कोई क्वेश्चन सर? नहीं, ये आपका भी नंबर इन्होंने लिखा है, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है. ओके सर, अगर कुछ तो आई होता विल है तो कॉल ये यू, श्योरली कॉन्टैक्ट में. आई विल कॉल यू पीपल ऑन दैट नंबर. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. मिस्टर फोरम Yes, पटेल. Rakesh ji. हेलो. Please unmute Forum Patel ji or Mr. Rakesh Singh Yadav. I request Who my is team to available to unmute ask? the participants who are asking the questions. Karthik, please have a look. Mr. Karthik ji, please unmute. Ms. Megha, Yeah, Ms. can you hear me? हाँ This is हाँ, Costa please Palit. please. Can you hear हाँ me? hi. Yeah, I can hear you sir. Yeah.
So, first of all, one question is I missed most of the part because of a intermittent network problem here. So Okay. it would be really great if this video can be shared. So the video will be At least, uploaded on our YouTube channel in next 1 to 2 days. You can view from there also. I mean, I request. is that Udyamita? I mean, which Is channel? this udyamitahelpline.com, Udyamita Helpline YouTube channel. I request my teammate to mention the Google link, YouTube link on the chat box, so that all the participants can subscribe and have the view of the videos. You can ask Okay. some questions if you have any questions, sir. Yeah. And my second question is like if I want to reach you because I have some civil disputes and Okay. that is for no fault of mine actually. Okay. Okay, So for that I you don't. can. Yeah, I don't. Yeah, You I can don't want to con- elaborate the story here because I mean it will unnecessarily issue. kill time. No So I issue, would no like issue. like to take a consultation from you. So how to reach you? Your number, Sir, contact you details. can. My teammate Ms. Megha Sharma will contact you. Megha ji, please share the email ID and contact Mr. Costa Pale and correct me But tomorrow morning. how will I receive it actually? No, she will call you and she will connect you and she will share you my number. You can connect Okay, me great, directly. great, Okay. great. And we can have a Okay. call. We can have a call on the discuss all the issues which you are having. Yes. No issue. We That will would be surely really help helpful. you if we will be able to help. Then we will provide the input on that. No? Yeah, There's a please. request that you just keep your civil report handy so that we can discuss it. Okay. Okay, that was all from me. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Any further questions, please? Mr. Ravinder Parekh. Yeah. Yes, So sir. good evening. My name is Ravindra Parekh. See, in fact, I have a login ID and password for my civil website, but when I Okay. try to log in, it says the password is wrong. And when I try to update my password, I give my mail ID and it accepts, and it says password, updation link will be sent on your mail, but the mail doesn't come. I have tried So this couple of times. have you checked the spam? Yes, I did. I checked the spam. I checked the other folder as well, but nowhere it comes. So for that concern, you may contact. Have you contacted the customer care helpline? Customer care helpline. In fact, I never found their helpline anywhere. If you could share the helpline, Sir, probably it will you be better. can. My team will. I'll connect you tomorrow morning, and we Yeah. can have a resolution on that. Huh? Thank you I'll so much. surely provide you a resolution on this. Thank you. Next question, please. Hello. Hello. Haji. Yes, Mr. Praful, please ask the question. हेलो सर Hello. हाँ सर बताइए sir. सर मैं हम यहाँ प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में 2 डायरेक्टर्स है उसमें Okay. वन ऑफ माय डायरेक्टर उनका सिबिल स्कोर बिलो आई थिंक बिलो 650 है Okay. तो उस वजह से हम कहीं जैसे सीड फंडिंग हो या एमएसएमईज लोन एप्लीकेशन या सीसी लोन उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे तो उसमें बेस्ट में क्या ऑप्शन निकल सकता है और उनके स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर पहले तो उनकी रिपोर्ट देखनी होगी ओके व्हाट इज द किस वजह से उनका रिपोर्ट खराब है और मैं आपको बताऊं क्योंकि सर मेरी आवाज रिपीट हो रही है आपने क्या स्पीकर ऑन कर रखा है हेलो 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 हाँ अभी आ रहा है क्लियर तो उसमें इशू ये है कि मतलब आप अगर चाहें तो डायरेक्टर को चेंज करके दूसरा डायरेक्टर ऐड कर दिए अगर आपको फंडिंग लेना है ओके ये एक सबसे पहला ऑप्शन मैं अगर आपको बताऊं जो कि हम्म, बहुत इजीली बहुत जल्दी हो सकता है आपको एक नया डायरेक्टर दीजिए हाँ हाँ उनको रिजाइन करवा के आप ब्लैक डेट से नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए ओके ताकि आप दोनों के सिविल स्कोर सही होंगे आपको फंडिंग इजीली मिल जाएगा तब तक फॉर द टाइम बिंग हम लोग उनका रिपोर्ट देखना चाहेंगे कि जिसकी वजह से उनका स्कोर इतना कम है क्या प्रीवियसली कोई डिफॉल्ट वगैरह हुआ उनका नहीं उनका कुछ आई थिंक कुछ क्रेडिट भी की वजह से ही वो इसमें आया है हाँ तो सर एक बार वो रिपोर्ट देख के मैं बता पाऊंगा ओके क्या इशू और है सर उसमें मेरा क्या रेजोल्यूशन हाँ दे सकते हैं चलिए और मेरा जो पर्सनल स्कोर है वो अभी 797 है करंटली दैट इज रियली लेकिन ग्रेट उसमें से कुछ इश्यू ऐसे कि जो मैंने कभी लिया ही नहीं ऐसे 2 से 3 अकाउंट वहां पे शो कर रहे हैं और ओके एक अकाउंट में ₹1 ओवर ड्यू शो कर रहा है वो मुझे अगर निकालना है ये सब चीजों से क्लियर करना है तो हाँ उसके लिए तो कैसे कांटेक्ट करें एक बार कल कांटेक्ट करते हैं मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी कल ओके सर ठीक है ओके या सर फिर आप थैंक यू आपके पास जो ईमेल का नोटिफिकेशन आता है उसमें ईमेल आईडी लिखी होगी हाँ हाँ
मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ। हाँ सर, भेज दीजिए। Who's next to ask? हेलो, हाँ जी बताइए सर। Hello. जी बताइए। Hello, Vikramji. Thank you so much for this session, and it's really happy. It's helped us a lot. थैंक यू सर। So, thing is that कि अभी मेरा स्कोर सिविल स्कोर है 771, ओके and like I want to know कि कितने स्कोर होने पे like मेरे पास बेटर टर्म्स होता है बैंकर से नेगोशिएट करने के लिए मेरे सर, टर्म्स एनीथिंग में। अबव 730, 730 730 730 से अगर ऊपर है तो यू कैन नेगोशिएट बेटर टर्म्स विद द बैंकर्स। ओके, तो ठीक है, अभी 771 है तो इस पे मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ मतलब। हाँ, आप कर सकते हैं सर। अच्छा, एंड मेरा एक कंपनी है उसका अभी लाइक 5 मंथ हुआ है ओपन किया हुआ, जनवरी ओके 4th को ओपन किया था। So right now we are doing good, like somewhere we are going like 18 lakhs per month we are going. दैट्स वेरी That ग्रेट। but the problem is happened that till now we not to create this one like civil rank and all. So civil So rank will be generated only once you have taken any loan from the banks. So have you taken any loan or credit from the bank? नहीं अभी नहीं वो लेना है, like I need to open a new office. For that I want to open So 14 you're lakh from rupees which loan. state? My this company is registered in Bihar, Okay. and Bihar, and one office is in this Mirzapur, but registration is in the Bihar. So I think we may come connect on this point also for arranging your funds. Mm-hmm. So you can just mail me. Our team will connect you tomorrow. We can discuss on that also, civil issue also, and the funding issue also. Okay, and like what happened that one more thing, sorry for taking so much No time. issues, Like, no issue. You can yeah, take so it. like one more problem is that my wife have to like my wife father took one loan on her name like before my marriage itself. It's a 8 lakh rupee loan, and what happened that I don't know, like from my father's side, there's some mistake happened from the bank side. They report like 30 days delay in all the like 10, 15 payments. Due to that, her CIBIL score is around 620, 640, like that it goes. And she is a director in your company also. No, 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 this is not a director, but we have to open a new company for autism center in that So CIBIL with the for like that that. reason, I would suggest you कि पहले आप वो you just repay all the loans. Mhm. Wait for the civil to clarify. Then only you should add her as a director. Okay, so how much Otherwise, time? Okay, sir, because you are saying it's 10 to 15 payments, yeah, which means almost 1 year. yeah, almost. So it will be taking almost next 1 year to rectify your score. Okay. And there is that thing is showing that how much percentage like I do the repayment always. Like mine is always 100%, so that's why like my score is going up. But in her it's showing around 67% or something. So Ah, is the that 67% is showing that matlab she is not repaying the loan on time. Na? correct? If you are Correct. saying So that there are 10 to 15 times default, uh, then her account has been classified as an NPA by the civil. okay. So when that will be reset like that percentage? So once you repay the amount, you have to Mhm. as I say, once you repay the amount and you raise a dispute in the civil with the query that I have repaid all the amounts, along Mhm. with the NOC, you attach it, then it will be the minimum it will take 6 months of time. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much Okay, for this thank you answer. so Thank you much. so much. Okay. Mahendra ji. Yes, please ask your question, Mahendra ji. हेलो, गुड इवनिंग। Hi, good evening, Good sir. evening. सर, जैसे सिविल स्कोर हम लोग देखते हैं ना कि जैसे पेटीएम पे, गूगल पे, तो उसमें दो स्कोर दिखता है। एक तो सिविल वाला दिखता है, दूसरा अदर एक्सपीरियन करके कुछ आता है। एक्सपीरियंस का दिखता है, हाँ, दो तरह का दिखता है। तो कौन सा तो सही होता है इसमें? सर मैंने वही बताया, जो बैंक जो है ना वो सिविल स्कोर को कंसिडर करता है। होते मैं civil.com पे उस पर भी रजिस्टर्ड हूँ, तो उस पे हाँ दिखता है, जो सिविल पे दिखता है सेम दिखता है, बट जो एक्सपीरियन वाला होता है वो कम दिखता सर, है। मैंने वही बताया ना, देखो सबका काम करने का तरीका अलग होता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाले अलग पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम वाले अलग पढ़ाते हैं। एक बैंक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, दूसरा बैंक प्राइवेट बैंक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अच्छा यस। क्या होता है वो, अच्छा सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो सिविल है। मतलब ओके, ओके। मैक्सिमम बैंक जो है वो सिविल रिपोर्ट को कंसिडर करता है, एक्सपीरियंस को एज अ सपोर्टिंग लेके चलते हैं वो।
अगर ओके मैं आपको बात करूँ प्राइमरी रिपोर्ट अगर कोई, तो सिविल रिपोर्ट आपकी प्राइमरी रिपोर्ट होती है, तो आप सिविल स्कोर को कंसिडर करके चले। ओके सर, ओके, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू। Please unmute next participant, please. Anshul ji, please ask your question. Please unmute Mr. Anshul. Please unmute Anshul ji. Okay. Ashutosh ji, would you like to ask? Yeah, I would like to ask. I have actually typed what I wanted to ask. Suppose if CIBIL doesn't rectify our records and the banks don't cooperate, can we go to the High Court and file a writ for this? Sir, for that you can do, that is your legal right. But I think I have seen many cases, if you have raised a discrepancy, if there is nothing at your own, no fault is at your side, and you can raise a discrepancy. You have to not report to the bank. You have to just report to the CIBIL that there is a No, like for discrepancy. example, in some matters when we are not at fault and the bank forcefully, thinks that yeah, we are at fault and bank is not ready to cooperate. And until bank doesn't cooperate, CIBIL cannot do anything. Because the reporting has to be done from the bank Yeah, side only. exactly. So when CIBIL cannot do anything, so can we, go to High Court for this? Can we file a writ? No, you can. I think there is no need to file it in High Court. You can just complain it to the RBI, because RBI is also, there is a recent notification that if the CIBIL bank is not cooperating and bank is not reporting your things to the CIBIL, yeah, credit institutions, you can file a complaint against that banker in the RBI. The RBI will take action against the banker as well as the credit institution which is involved in it. There But is no need to go to the High Court. It's very Okay. senior authority. You can just complain it to the RBI with Okay. concern. You can write a letter to the RBI. But RBI address. doesn't respond actually, frankly speaking. No, I don't doesn't think so. respond. RBI doesn't respond because they are providing notifications day by day for the They are providing MSME. notifications. I know they are providing notifications, but that notifications, when we take it to the bank that look, RBI is saying this, the banks really don't care, to be honest. Banks and especially NBFCs don't care. So you are just, the case is for NBFCs or as bank? NBFC and bank both. And bank is private or public? Because in PSU. PSU bank. Okay. I mean, it is normally, if you want to say, ask No, me as a what layman. I want to ask you is that is that option open? Should You we? you can file a complaint against the banker as well as the civil institution in High Court also. We can. We can get You an can order approach. from You High can Court, approach. right? You can approach. You can get an order if the amount is it is heavily affecting your business. Yeah. Then you have a right to Yeah, complain because it against is both the illegal. No, it is totally yeah, it illegal. is illegal because the banks Yeah, are, the RBI is they also cannot be directing the using. banks. They cannot be using their own ways. They have to respect the law. It is for They have to respect the law and the notifications and the rules and regulations. Yes, because if the law is for me, it is for them also. For that you are free to file any complaint against any of the organization in India. Right. Not only against bank and civil, you can file anywhere, any. Correct. Fine. First, try to connect with the RBI. If nothing happens, then surely you can move to the High Court. I have written to RBI. But that is very good. That is a positive point. And you can also attach that letter which you have written to the RBI along with the postal receipt that Correct. you have sent the letter, but you haven't received anything from the Yeah, RBI. I have exhausted my whatever I could do amicably. I have exhausted. So you might be having, I think you might be having all the proofs for that. No? You just make an application. You just hire an advocate. You just make an application. So log in all the attachments. You Okay. submit that. You file a petition in the court. Fine. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, Sunil ji, please ask your question. Please unmute Sunil ji.
Yeah, can you hear me? Yeah, Yes, please. please. Yes. If I take 2 to 3 credit cards and if I didn't use that, so will get my credit code affect. And also, sometimes the deadline is like fifth, every date of fifth, every month of fifth, correct? Okay. And if I repay on 6th, okay, so that scenario also will get my credit score affect. Sir, if there is any due date, matlab that is 5th is not the due date. 5th is the last date to pay the amount. There is no due date because since there is a myth in our mind that 5th is the due date. It is not the due date. It is the last date. It is completely the fault at your side. If you are taking any debt, then you should have amicable amount of funds to repay the loan. If you are paying on 6th, it will surely affect your. I said, na, even 1 day delay or even 1 rupees default will be affecting your CIBIL. So try to repay the amount on 4th because it takes 24 hours to update the payment. And If you also, are, yeah, please. tell me. Yeah, No, you you tell tell. me. I said you should not even delay a single day. If it is 5, then you try to pay it on 1 or 2 or 3. Why you are paying on 6? It will affect your CIBIL score. Oh, okay. Can you tell me the difference between actually I don't know the auto debit and manual. If I pay manual also and also auto debits. No, auto debit actually, if there is an auto debit e-NACH facility in your account, so then you have to maintain a suitable balance in your account. The auto debit will reflect the lender's account on same day, same instance on which the payment is done. Somewhere you think if I have purchased any car on a loan, there is e-NACH Because facility on my yeah, account. correct. Because No, once I have to the maintain the sufficient balance in my account so that the EMI is deducted on the date it has been declared or it has been accepted by us in the front of the bankers. But okay. if you manually pay, then it will be taking 24 hours to reflect in the account. Once the e-NACH is failed, then only the manual payment link is generated. Okay, and once the customer care told me that if you prefer the auto debits and your credit score will be maintained instead of manual. What I'm saying. If you are choosing an auto debit, then the payment the auto debited will be reflected on real time basis, which means you have made the payment. If I say if you have made the payment in the morning at 10, at 10 a.m. it will be reflected to the lender's bank, and it will be by the end of the day or by the end of the month it will be. That would be shown that you have made the payment on 5th. If you are and the manual will be generated only if you fail the payment or if your auto debit fails on 5th. So it is advisable to use auto debit feature because you just have to maintain balance in your account. The same day it will be deducted and your credit score will remain as such. Will be no negative impact on it. Okay, thank you. Thank you Vikram. so much. Hello. Hello. Yeah. So in case of any layoff, moratorium is available now also, or it was for COVID only? No, moratorium was ECJ was only for the COVID period, not for today. But afterwards, if anybody, got a part of layoff, then what should be done in that case? And you have Bank to pay provide the restructuring or something? No. If you are availing any restructuring account, then it will be mentioned in your CIBIL that your account has been restructured. Because restructure happens only at that time when you are not able to pay the loan and improperly proper way you are not able to pay the loan. That's why the account has been restructured. Your repayment capacity is low. You are not able to pay off the loan. That is why your account has been restructured and the EMIs have been restructured, or that is known as settled account. The amount has been settled. You have to pay the amount in
the new EMI structure that has been decided by the bank. It's not in the proper way it was sanctioned. So it will surely affect your civil accounts. And there is no moratorium period. The moratorium period was only for the 2 years of the COVID period. The In case ECGS, of settle, the person can improve the CIBIL score later on. so later on it will be improved only if you pay the full amount. Suppose if the total outstanding amount was 10 lakh and the bank has offered you to pay amount 7 lakhs, then it will be shown as a settled. The score will be okay, but I think you will not be able to take loan to around 2 to 3 years after the settlement. So the try to make full payment, whether it be late, but try to make full payment so that the loan should be showed as closed in the account. Or you can have an NOC or you can request an NOC from the bankers. They will provide an NOC that as on date there is no amount outstanding. Because क्या होता है कि मतलब they show settled amount and they still show that the interest amount is outstanding. So you just ask an NOC from the bank. If there is any issue that the account has been settled, still you have paid the full amount, you can raise a dispute on that against the bankers along with attaching that NOC. Okay. Earlier, I was having one salary account and I didn't converted that to a saving account. So Okay. there it got, it was getting auto debited by due to some NPV. They were saying maintain some, the basic value. So will that affect my credit No, score? no, this will not affect your credit score. So what should I do in that case? Can I go and close that account? Do I For need to that, pay? for that you have to deposit the negative amount also. No? Okay, we need to deposit the negative amount. If there But is any negative balance, then close the amount. You have to deposit the negative amount, then only you can be able to close the account. okay, and recently what happened? My friend has, lost the credit card and some amount was, got debited from his credit card. So he reported that to the Okay. police. But do he need to pay, bill for that because he No, didn't if you have utilize? filed any FIR, then you can raise a dispute at the civil also. Uh-huh. You can raise the same issue with the banker also that that unwanted transaction has been occurred on your account. So he do not have to pay any bill, correct? No, he can. Currently he have to pay the bill, but he can raise. No, he cannot pay the bill until the issue has Because been he resolved. didn't utilize that. Somebody has That I know. stolen and That I know. That I correctly understand your point. If somebody has stolen and used the credit card, you just go and file a complaint with the bank and also with the civil. Let it be okay. Then only you will be coming to a point that you have to pay it or not. If something doesn't happen, then you have to pay it. Because it is affecting your credit score. You should also unblock. You should no, also but block the. if he raise the dispute, then also you have to pay. Till the amount is showing till nothing is reply is received from the civil, it will be showing as an outstanding in your account because it has been Okay. transacted from your account also, your account only. You just raise a complaint with the banks and the civil, wait for whatever the conversation is received from there, then only you can work out it. Okay. Okay, and what about the like international bank? If you have taken something from international bank, then So in that case, international bank, if international bank is classified or it is registered under RBI, then they will be reporting in civil also. if you taken from private insured venture capital or No, that would not be affecting your civil score. suppose project got failed and not able to, No, you repay don't to the have venture to. capital. That won't be affecting your civil score. Any funding for venture capital will not Okay. affect your civil score. What are the ways to improve the CIBIL score? Basically, can you give some tips? Sir, I have mentioned in the presentation. The basic tips are that you have to just repay the amount whatever you have taken in time. Don't wait for the last date. Pay before the last date. So using a credit card is good or bad, basically?
So it is also not good. It is not also not bad. But the way you use is depends upon it. No? If you are using, then you have to pay it on time. If you are not using, then it is bad for you. So just because of a credit card, you are destroying your credit history. You think you सोचिए अगर फ्यूचर में if you need any big amount of loan, but you are not able to get just because of a small credit card default. So you should use a credit card in the way you want. No? You should follow the rules also. If any further question, we can connect on call tomorrow. I think we should also Okay, give an can you please opportunity. share your contact number? My team will connect you. Okay. Okay. Team, next questions, please. If there is any. Mr. Rakesh is trying from. So one long time. last question. One last question. Please. Maintaining a multiple current account is good, or single current account for a business is good? No, no. What do you Only think from you the? are allowed to maintain only single current account as per RBI. You should not have multiple current accounts. As per RBI regulation, you should have only one current account. Okay, sir. Okay, thanks. Thank you. I think there are no further questions. Ms. Sonia, ma'am, please, could you please confirm? Hello. So there are few questions in the chat. If you can just run across few questions, because few people are not asking, they put their question in the chat only. What's the difference? I think I have answered this. Mr. Gautam is asking that is it true if the bankers check your CIBIL score, then they say CIBIL is affected? So yes, sir. If the bankers are putting any inquiry on your loan on your account, then the CIBIL score will be affected. There will be a slight change in your CIBIL score. So for all the participants, if banker is checking your CIBIL score and they are entering any type of credit query on your account, then your score will be impacted. Mr. Venugopal is asking, my CMR is 9 in spite of full prepayment. I know, I understand your points are your CMR is 9 in spite of full payment. So I would be requesting Mr. Venugopal to please send me your CMR report so that I can see and go through it and provide you a better suggestion that what is the reason, because you can in the first or second page, you can see that there are some of the accounts which are repaid, but due to your previous defaults, you are unable to get your score closed. It's a request. Please share me your report so that I can go through it properly. There are few questions in question answer also. If Wait, let me check. would you just like to answer a few of them? There's an anonymous attendee who's asking, does a startup with no collateral need a CMR ranking in order to get a collateral-free loan from a public sector bank? Answer is that I would like to answer this live. The answer is that CMR rank is a mandatory for any type of business, whether it is collateral or non-collateral. Mr. Vishwas is asking, I have just confusion. I just heard so fast. I want to repeat the difference between CMR and CCR. Actually, CMR is known as the rank. It is credit monitoring rank, and CCR is company credit report. The report which is downloaded to see the CMR is known as CCR. It is just a report. It is a nomenclature. It is a name of report. Mr. Raghavendra asking when MSME CIBIL score will start after taking loans or before itself. So, okay, whenever you take any loan, then only the CIBIL score will be changed or CIBIL score will be generated. If you are not taking any loan, the score will not be generated. Your score will be shown as no credit history. So your score will be done only when you are taking any loan from any bank or any lending institution, NBFCs or private banks. Does the low CIBIL of director hamper CIBIL of LLP or private limited company? Yes. If you are director in any company and your CIBIL score is low, and your company is approaching any banks or NBFCs for taking loan,
and due to your low CIBIL score, the CIBIL will not be impacted of that company, but you will not be able to take any loan on the name of your company. Mr. Raghavan is again asking a question. All banks, NBFCs not asking CIBIL rank all time. They are asking CIBIL score to give loans. Why? Every time you are taking any, you just see they ask both the things: CIBIL score of your company, which is called CIBIL rank, and CIBIL score of the individual, which means your individual score. They want to see the repayment capacity of both the person, the individual and the company. That is why they are asking for both the rank, CIBIL rank and CIBIL score. I think I have answered all the answers on the question answer session also. Want to know difference between CCR? I think I have answered this question also. The difference between CMR and CCR. Sonaji, I think there are no further questions. If you see any, could you Thank you please so much, sir. let I me know? think, the participants have really valued from your expertise and insights today. They Thank you really so much, had a ma'am. very entertaining session, and you have actually made it possible to answer each one of them. So I request every participant, still, if you have any query or you would like to, go for one-on-one consultation with Mr. Singh, please do get in touch with us. We'll put you directly to him. And, why we are here at this session is only because to support you. And so that, instead of going on and asking people from them, you are going to ask directly from the expert himself. So, don't shy on that. Whatever query, whatever questions, anything which is stopping you, please get in touch. Mr. Singh is very eager to help each one of you. And this is the first step to the journey towards entrepreneurship. So if you need to know about your CIBIL score, or there's, I just told you he's already expertise in financial advices also, do get in touch. We'll put you directly to Mr. Singh. And I'm sure you all have benefited today. So thank you, Mr. Singh, for Thank you so sharing much, your ma'am. Thank valuable you so much insights. for guiding us through to the webinar. It was really nice Thank you. You have doing the joined us webinar through with you. your Thank you so busy much, ma'am. schedule today. Yeah, No, ma'am, you're. no, ma'am. Actually, I'm Thank you. already Thank you. every time available for Mr. Shank. Thank you so much. Thank you Thank so you much. so much. Thank I you would so like much to for the thank thank you all so the much all the participants. participants. Thank Yeah. you. Thank you. I'll take your leave. Thank you so much. Thank you, Mr. Singh. Thank you all the participants for joining us and attending the webinar today with us. With all your support and faith in us, we are not only, growing as a team, we are also joining hands with many more experts in different fields. So how you find the webinar today, and is there any other field where you're getting stuck and you need some advice? Do let us know so that we can conduct webinars on those as well. And you can get these consultations at the convenience of your home. So we hope that each process we bring to you is not only educative, but very simple and achievable. So thank you all for joining us again today. May God bless you all and you have a great time. Thank you. Thank you from Team Udmita.